गॉड, हमारे यहाँ पे डाउरी सिस्टम बंद करो यार। डाउरी सिस्टम में मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मेरी जिंदगी खराब हो गई। क्या करूँ इस सरकार का जो सिर्फ कहती है लड़कियों के सुख में उनके फेवर में है, लेकिन मैं सच कहती हूँ एक भी लॉ हमारे फेवर में नहीं है, एक भी सिंगल लॉ हमारे फेवर में नहीं है। उनको तो पता ही है कि लॉ बिकता है। उनके घर पे आके मजिस्ट्रेट का पूरा नेटवर्क चलता था पैसों से। न्याय चाहिए और न्याय चाहिए। मैं मदद मांग रही हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए। शादी से पहले हर लड़की का सपना होता है उसे अच्छा घर मिले, माँ जैसी सास मिले, पिता जैसे ससुर और बहुत प्यार करने वाला पति। मगर क्या हो अगर यह ख्वाब मात्र ख्वाब बनकर ही रह जाए। दरअसल आज हम आपको अहमदाबाद की रहने वाली एक ऐसी ही युवती की कहानी सुनाएंगे जिसकी 13 सालों का दर्द और ससुराल पक्ष द्वारा किए गए अत्याचारों को सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। 13 साल पहले शादी के बंधन में बंधी प्रियंका अपने लिए आज इंसाफ की भीख मांग रही है, लेकिन पैसा और पावर के आगे सब व्यर्थ है। महिलाओं की सुरक्षा के दावे करने वाली सरकार के मंत्रियों के पास भी इतना समय नहीं कि उसकी बात सुन सके। पुलिस प्रशासन और कानून के आगे हाथ जोड़कर 10 सालों से न्याय की भीख मांग रही यह युवती अब धीरे धीरे हार मानती जा रही है और यह व्यवस्था उसे अंदर ही अंदर तोड़ती चली जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इस युवती की कहानी भी बीते दिनों सामने आई आयशा जैसी साबित हो जाए, जो कि अपने पति से तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन दहेज की मांग ने उसे निगल लिया। और यही दहेज की मांग से पीड़ित प्रियंका की कहानी भी ना बन जाए और हम सिर्फ अफसोस जताते रह जाए। तो आइए जानते हैं क्या, कब और किस तरह हुआ। खुद ही सुनते हैं प्रियंका की दर्द भरी कहानी उसी की जुबानी। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका मंगल है। मैं अजमेर से बिलोंग करती हूँ बेसिकली, लेकिन मैं अभी अपने पेरेंट्स के साथ अहमदाबाद सेटल्ड है। मीन्स मेरे पेरेंट्स काफ़ी सालों से अहमदाबाद सेटल्ड है। होप एवरीवन हैव रेड माय पोस्ट एंड काफ़ी लोग के मैसेजेस मुझे बहुत आ रहे हैं एंड मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करना और यह अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करना। जी, मेरी शादी कोटा हुई थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले हिंडौन से बिलोंग करते हैं। काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते, काफ़ी कुछ मेरे रिलेटिव्स को जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते। मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ का घर मुझसे काफ़ी बार पूछा गया है कि आप हिंडौन आई हैं। मैं कभी हिंडौन नहीं आई हूँ। मैंने सिर्फ सुना है कि हिंडौन में हमारा घर है ससुराल का। मेरे दादा ससुर जी वहाँ रहते थे एंड वो बजाजों की धर्मशाला के सामने जहाँ मंगल बैंड वाला है वही दुकान हमारे दादा ससुर जी की थी। सॉरी, है, अभी भी है वो दुकान। एंड वहाँ मैं कभी आई नहीं हूँ। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी इस तरह से यहाँ पे कभी लाइव होंगी या मेरे साथ लाइफ में कभी इस तरह से कुछ होगा। बहुत मुश्किलों से मुझे हिम्मत आई है यहाँ पे इस लेवल पे फेसबुक पे पोस्ट करने की। मेरे दादा ससुर जी जो भगवती लाल जी गुप्ता उनका नाम है, जो मास्टर जी के नाम से जाने जाते थे, उनके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं, जिसमें से जो पहले बेटे का नाम सुरेश मंगल जी है जो फरीदाबाद रहते हैं, दूसरे हैं दिनेश मंगल जी जो जयपुर में हैं रहते हैं, एंड तीसरे जो मेरे फादर इन लॉ राजेश मंगल जी जो कोटा रहते थे और अब फिलहाल जयपुर रहते हैं। उनकी 3 लड़कियां हैं। जो सबसे बड़ी लड़की है वो भी जयपुर रहते हैं, सेकंड लड़की भी जयपुर रहती है एंड तीसरी लड़की जिनको पता नहीं, जब मैं वो छगनलाल जी की फैमिली हिंडौन से हैं, उनकी बहू है
और वो भी जयपुर रहती है। पहले वो देवली रहते थे, उनके हस्बैंड डॉक्टर थे। मेरी लव कम अरेंज मैरिज है। मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज किया था एंड हम लोग कभी शादी से पहले मिले नहीं। शादी से मतलब हमारा जब तक ये बात नहीं हुई थी कि हमारी शादी की बात, तब तक हम कभी नहीं मिले थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कैसी दिखती हो, तुम कैसे हो, क्या नहीं, बट मुझे तुम पसंद हो। वो लव लेटर, जो प्रपोजल लेटर, जो भी आप कहे, वो मैंने अपनी पोस्टिंग की है। मेरी शादी कोटा में 2009 में हुई थी। 8 मई को छगन लाल जी के बेटे डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता उस समय देवली रहते थे और मेरे पापा की बुआ के लड़के भी वहाँ देवली रहते थे। वो दोनों इंटरमीडिएटर बने थे। मेरे पापा की जो प्रमोद चाचा जी, वो मेरे पापा हमारे तरफ से थे और डॉक्टर राजेंद्र जो छगनलाल जी के बेटे हैं, वो मेरे हस्बैंड के फैमिली की तरफ से थे। 9 लाख रुपए उनके घर पे फाइनल हुआ था 8 मई को 2009 में। और खर्चा और जो भी बाकी होता है हम अग्रवाल्स में कि नहीं, लड़की को तो इतना देना ही पड़ेगा, लड़की को ये रहेगा। मेरे पेरेंट्स ने उनकी हिम्मत से बाहर जाके दिया। मेरे पेरेंट्स ने मना भी किया था, लेकिन मेरे हस्बैंड का ये कहना था कि तेरे लिए मैं इतना लड़ा हूँ, झगड़ा हूँ, उसके बाद मेरे पेरेंट्स रेडी हुए हैं और अब तू मेरा बीच में साथ छोड़ रही है। मेरे हस्बैंड ने जब उनके पेरेंट्स को जब बताया था, तब उनके पेरेंट्स उनको मारा भी था। उनका बेटा कुछ 25-26 साल का था, बेटी 23-24 साल की थी। अगर वो उनको मार सकते हैं तो अपनी बहू को तो मार ही सकते हैं। कोई वो डाउट ही नहीं कर सकते कि आप जो अपने इतने बड़े बेटे बेटी को मार देते, उनको शर्म नहीं आती, तो बहू को मारने में कहाँ दिक्कत है। सॉरी, मेरे लिए बहुत इजी नहीं है सब कुछ बोलना और याद करना, लेकिन अब मैं अपने हक के लिए आई हूँ। तो मैं ऐसे लोगों को या तो मुझे मान सम्मान से ले जाए, जो लेके तो नहीं जाएंगे, जो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को सज़ा दिलाना चाहती हूँ क्योंकि उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मुझे हिंडौन से या उसको बदनाम करने में काफ़ी लोगों ने कहा कि मैं हिंडौन को बदनाम कर रही हूँ। जी नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे बदनाम करना होता या झगड़ा करना होता तो मैं बहुत टाइम पहले कर चुकी होती। मैंने मेरी शादी और एक मेरे लॉस के कारण टूटी है। उस समय मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, मेरे लिए केयरिंग थे, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद वो बदल गए। मैंने मेरी शादी के फोटोग्राफ्स भी शेयर किए हैं। रिसेप्शन सब तक अच्छा रहा। थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो हर शादी में थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन शादी के फेरे में आप देख सकते हैं मेरी शादी की फ़ोटो, उसमें मेरे गले में एक भी ज्वेलरी नहीं है। बाद में मेरी मम्मी ने गले में चैन डाली थी कि लड़की कम से कम सुने गले तो ना जाए। उन लोगों ने तो मेरी ज्वेलरी भी ले ली शादी में, लेकिन क्या करें, पीपल सेज कि लॉ इज़ फॉर द वीमेंस, लेकिन मैं सच बोलती हूँ, कोई भी लॉ वीमेंस के लिए नहीं है। जो लॉ है वो आज की तारीख में पावरफुल लोगों के पास है, जो वो चाहते हैं वो लॉ है, या आपका इन्फ्लुएंस। फेरे हुए थे और उसमें इतना सब कुछ हो चुका था कि मैंने शादी के फेरे के बाद भी, शादी के फेरे के समय भी और बाद भी मना किया था कि देखिए आपके पापा मम्मी खुश नहीं है, उनको मेरे से जितनी एक्सपेक्टेड डॉरी अमाउंट चाहिए थी वो नहीं मिली है, हम लोग इस मैरिज में कभी खुश नहीं रहेंगे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र जो मेरे हस्बैंड के फूफा जी है और उनकी वाइफ डॉक्टर सुरेश मंगल,
दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हमारी जवाबदारी है कि कभी भी तुझे कुछ नहीं होगा। मेरा रोका मई में हुआ था, 27-28 में, और मेरी उसके एग्जैक्टली 1 महीने बाद मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद हफ्ते भर के बाद मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पे रिसेप्शन रखा था। रिसेप्शन के बाद मेरे हस्बैंड बैंगलोर गए थे क्योंकि उस समय वो IBM में जॉब करते थे, और मुझे वापस में मेरे इन-लॉज के साथ कोटा चली गई क्योंकि वो वहां पे उनके पास कोई रहने का घर का अरेंजमेंट नहीं था। उन्होंने मेरे घर के अरेंजमेंट के लिए वो वापस गए। मेरे बर्थडे 16 जुलाई को आता है एंड वो आए 16 जुलाई को मुझे लेने के लिए, और वापस हम लोग बैंगलोर चले गए। मेरे लॉस का इतना रहा कि मेरे राखी के दिन बैंगलोर में, जो जानते होंगे कि हमें बैंगलोर में राखी की छुट्टी नहीं होती है, मैं जॉब भी मेरे लॉस के कहने से ही कर रही थी। मेरी कंपनी मैं पहले से जॉब कर रही थी और मैंने अहमदाबाद से बैंगलोर ट्रांसफर लिया था मेरे लॉस के कहने से। राखी के दिन भी बहुत तमाशे किए थे कि तेरे ब्रदर इन लॉ को बुला लो। मैंने कहा मम्मी जी मेरी आज ही अभी 10 दिन ही हुए यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करे हुए, मेरा एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ मीटिंग है, मैं उनको लंच पे बुला लूंगी, मैं मॉर्निंग के समय मैं नहीं बुला पाऊंगी उनको, जो भी विधि है प्लीज। लेकिन नहीं माने। उस दिन भी हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे। मेरे हस्बैंड ने मोबाइल फेंक दिया था, इवन मुझे मारा भी। क्यों? क्योंकि मैं उनकी माँ बाप की बात नहीं सुन रही। अरे मैं उनकी माँ बाप की बात सुन रही हूँ, उनकी बात सुन रही हूँ, तभी तो मैं जॉब कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने वहां पे वॉशिंग मशीन फ्रीज ली थी। उनके पास घर में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। वहां जाके हमने बर्तन लिए, घर सेट किया, फ्रीज लिया, वॉशिंग मशीन लिया, कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ 2 कुर्सी थी और एक टेबल थी। तो भी मैंने किसी बात का गम नहीं किया क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से सच्चे अच्छे दिल से प्यार से किया था कि पैसे कोई जरूरी नहीं है, अगर सच्चा प्यार है तो वहां पे सब कुछ है। मेरे हस्बैंड ने कुछ डाउन पेमेंट करके वो लिया था, इवन डाउन पेमेंट करके लिया, इवन उसके पास हनीमून के पैसे भी नहीं थे, जो मेरे मम्मी ने मेरे बैंक अकाउंट में 14,000 डिपॉजिट किया और मेरी सैलरी के कुछ डिपॉजिट सैलरी अकाउंट में वो सब हमने विड्रॉ किए जिससे हम हनीमून जा सके। और उसके बाद हम लोग घर का थोड़ा बहुत सामान ला चुके क्योंकि मेरे हस्बैंड को एडवांस रेंट देना था, उनको दूसरे घर का अरेंजमेंट, सामान का अरेंजमेंट करना था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि वो शादी में उनको पेरेंट्स को भी हर महीने पैसे देने पड़ते थे। लेकिन अचानक से मेरे हस्बैंड को यूएस जाने का एक ट्रिप मिला, वो यूएस चले गए और मैं उस समय जॉब कर रही थी। तो जैसे हमारे कल्चर में माना जाता है कि पति का फ्यूचर, पति का कैरियर ही सबसे बड़ा होता है, तो मुझे अपने जॉब पे विदाउट पे लीव रखकर 4-5 महीने के लिए मैं अपने हस्बैंड के पूरा घर हमने वाइंड अप कर दिया और मैं अपने ससुराल में रहने आ गई। ससुराल में भी मुझे बहुत ताने मारते थे, बहुत गालियां तक दी जाती है, मतलब हमें एक घूंघट निकालने के लिए बोला जाता है, हम उसके लिए तैयार है। लेकिन अगर हमारे सामने कुछ ऐसी चीज हो रही हो, अगर हम उसके लिए कहें कि हमें ये चीज कंफर्टेबल नहीं है, तो उसके लिए हमें और गाली, ताना या मार खानी पड़ती है। मेरे फादर इन लॉ घर पे आते थे, अपने कपड़े बिल्कुल में हमारे सामने चेंज कर देते थे और सिर्फ एकदम शॉर्ट्स में जाके बिल्कुल बैठ जाते थे। हमें बोला जाता है कि घूंघट निकाले, लेकिन वो और उनके सामने मैंने अपने हस्बैंड को बहुत कांटेक्ट किया था इंदौर में। जनवरी में उनको बिल्कुल प्लीज़ आप मुझे अपने घर ले जाइए, आप मुझे अपने घर ले जाइए, मुझे आपके साथ रहना है। कोई भी सिचुएशंस में रहने को रेडी थी। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं कि मुझे कोई लग्जूरियस लाइफ चाहिए या कुछ। मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, तो मुझे नॉर्मल लाइफ या उससे भी बिलो लाइफ उनके साथ जीने के लिए मैं तैयार थी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड थे और वो भी लव एंड अरेंज मैरिज। एक अरेंज मैरिज में इंसान छोड़ सकता है, बट लव एंड अरेंज में नहीं छोड़ सकता।
मेरे लॉज ने नंबर बंद कर दिए थे। लैंडलाइंस का नंबर जो हमारा कोटा में मेरे फादर इन लॉ का था वो बंद करवा दिया। घर जो परमानेंट एड्रेस था हमारा अहमदाबाद का वो उन्होंने बंद करके कहीं और रीलोकेट हो गए। और जो जयपुर का हमारा मेरे हस्बैंड ने खुद ने SBI बैंक से लोन लेकर 5 लाख रुपए और उनकी सेविंग्स डालकर जो जयपुर इंदिरा नगर में घर लिया था वो उन्होंने फिर बाद में बेच दिया कि हमें कहीं उसको इसमें से हक ना मांग ले या उनको हक ना देने पड़े। वो अपने साथ घर पे इसके लिए नहीं रख सकते कि वो जो कोटा का घर है या कोई भी घर है तो वो जयपुर का घर, उस समय वो जयपुर रहते थे तो जयपुर का घर उनकी मम्मी के नाम से लिया था। एंड आप लोगों को सभी को ख्याल होगा कि हम जब फीमेल्स के नाम पे लेते हैं, चाहे वो हमारी भाई भाभी हो या हमारी माता हो या हमारी बहन हो, वो सिर्फ और सिर्फ हम टैक्स बेनिफिट से लेते हैं। लेकिन मेरे पति को जब मैंने कहा कि मुझे वहाँ पे जयपुर में आके आपके साथ रहना है तो बोलते हैं कि वो मेरी माँ के नाम से घर है, मैं तुझे नहीं रख सकता। आप मुझे बताइए कोई ऐसा है जो हिंडौन में अपने इस कल्चर में जहाँ मेरे हस्बैंड या मेरे फादर इन लॉ बड़े हुए, क्या वहाँ यही सिखाया जाता है कि घर माँ के नाम पे है तो आप अपनी बहू को नहीं रखेंगे? मैंने सबसे पहले कोर्ट मेरे हस्बैंड का रीकॉन्जुगल राइट्स का नोटिस भेजा था जिसमें मेरी शादीशुदा ज़िंदगी मेरे को लेके जाए उसके हक का भेजा था, जिसका कोई अच्छे से रिप्लाई नहीं आया। वो उनके हस्बैंड के ऑफिस के एड्रेस से भेजा था एंड वो एड्रेस पे उनको मिला नहीं आए। और समाज में हिंडौन के थ्रू और समाज में जो यहाँ कुछ खोखरा और बापू नगर में रहते हैं उन लोगों के थ्रू हमारे पर ये एलिगेशंस लगाए कि हम नहीं आना चाहते हैं, हमारे माँ बाप उनको दबाव दे रहे हैं, मार रहे हैं, हम ऊपर से ये सब पैसे लेने के लिए कर रहे हैं। बहुत टॉर्चर हुए। उसके बाद मैंने मेरी मदर को पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मम्मी मुझे 498 लिखवानी है क्योंकि अब नहीं होता मुझसे। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ और अगर सरकार ने मुझे अपने राइट्स समझाए हैं तो मुझे फाइल करना है। ये जो कॉन्जुगल राइट्स था इसका ही केस मई 2013 में अहमदाबाद की फैमिली कोर्ट में रजिस्टर्ड हो गया और जून 16 या 17 जून 2013 को मैंने 498A अप्लाई की। उस समय उसको बोर्ड में आते आते कुछ 5-6 महीना लग गया। पुलिस वाला जो गढ़वी साहब थे वहाँ पे मणिनगर पुलिस स्टेशन अहमदाबाद में, उन्होंने बोला कि आप हमें इतना पैसा दे दीजिए 50-60 हज़ार, हम तुरंत उस लड़के को और उसकी फैमिली को ले आएंगे और उनको हम पूरी लीगल अच्छे से प्रोसेस करेंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इतना पावर या उनको दे सके। हमने हमारा हक मांगा तो यहाँ की सरकार ने इतना करप्शन है अहमदाबाद में, इतना करप्शन जिसका कोई भी अंदाज़ा किसी को इतना नहीं होगा। मुझे अब एक्सपीरियंस है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से नेटवर्क्स में करप्शन फैल रखा है। जब हमने पैसे नहीं दिए तो हस्बैंड के फैमिली ने पैसे दिए और अपना को बचा लिया। ठीक है, उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जस्टिस तो कोर्ट को देना है। वो मेरा 498 यहाँ पे अहमदाबाद में जो मेट्रो कोर्ट है वहाँ रजिस्टर हुआ। उसके बाद मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया यहाँ अहमदाबाद में, लेकिन 498A हस्बैंड ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि ये मैटर यहाँ अहमदाबाद में नहीं चल सकता क्योंकि इसकी जुडिशरी लेवल नहीं, टेरिटोरियल जुडिशरी नहीं लगती। इस बेसिस पे कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हाँ ये टेरिटोरियल कोर्ट की जुडिशरी नहीं लगती तो आप प्लीज़ इसे एक करेक्ट जुडिशरी, चाहे वो कोटा हो, इंदौर हो, बैंगलोर हो या जयपुर हो, वहाँ जाके आप करिए। लेकिन जब मैं अकेली लड़की यहाँ पे
इन हिंडॉन्स पावर्स के सामने या जो भी इनके इन्फ्लुएंसेस कोटा से साथ में आ रहे हैं उनके सामने मैं नहीं लड़ सकी, नहीं खड़ी हो सकी, तो मैं कैसे कोटा में जहां उनका भाई खुद उस समय एसपी सिलेक्टेड था मैं कर सकती थी। जयपुर इतनी बड़ी सिटी है, मैं कुछ ही टाइम के लिए आई थी, मैं किसी को नहीं जानती। उनके दोनों मामा नवीन सिंघल एंड लखन गुप्ता, दोनों मामा राजस्थान हाई कोर्ट में लॉयर है। मेरे फादर इन लॉ खुद लॉयर है। आपको लगता है कि मुझे वहाँ न्याय मिलता और मेरी जान को कोई खतरा नहीं होता? ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं वहाँ पे पहले मेरे साथ, तो ये करने में उनको कहाँ दिक्कत आती है? 498 केस फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही रखा कि आप जाके करेक्ट जुडिशरी में जाके आप वहाँ पे फाइल करिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी, तो ये केस यहाँ से क्वैश हो गया। लेकिन हस्बैंड और उसकी फैमिली, उनका वकील ये जाके कहता है कि केस गलत है। मैंने वो कोर्ट ऑर्डर भी अपने फेसबुक पे डाला है और वो वर्ड भी हाईलाइट किया है कि जज ने सिर्फ यही कहा है कि आप करेक्ट टेरिटरी में जाके करिए। ये केस सही है या झूठ है उसके बुनियाद पे मैं कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने पता नहीं सबको कुछ अलग ही जाके कुछ अलग ही कहानियाँ सुनाई हैं। डोमेस्टिक वायलेंस केस 2013 में रजिस्टर्ड हुआ है मेरे हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ मेरे और सिस्टर इन लॉ के नाम से। शुरू जब 498 था तब तो आते थे और उसके बाद से मेरे हस्बैंड आते हैं कभी कभी उस डेट पे, बाकी नहीं। सेक्शन 9 जिसमें मेरे हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी क्रॉस मैंने केस फाइल किया है तो पहले मेरी क्रॉस होती है, तो वो क्रॉस अभी जाके 15 जून 2013 को जाके ख़त्म हुई है। उसमें भी हाई कोर्ट का डायरेक्शन था कि ये मैटर आप प्लीज़ जल्दी ख़त्म कर दीजिए। मैंने हाई कोर्ट से ये ऑर्डर लाकर दिया था फरवरी 2020 में, लेकिन कोर्ट ने वो फाइल भी नहीं खोली। मैं जज साहब को कहती रही, लेकिन नहीं सुना उन्होंने कुछ भी। उन्हीं के पास मेरा एक और मैटर है डिवोर्स का, जिसमें उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो डिवोर्स ले ले, और जो उन्होंने शायद शादी की है या लिव इन में रह रहे हैं, जो भी है, जो उनके फादर हमेशा कहते रहते हैं कि हमने हमारे बेटे की शादी करवा दी है, या वो शायद लीगली उन्होंने नहीं की होगी या डिक्लेयर नहीं करा है अभी, वो शादी उनकी लीगल हो जाए। मैंने पहले ही मेरे हस्बैंड से लिख के दिया था कि अगर मैंने प्यार किया है और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, ऐसा नहीं कि आज ये मैंने बचपन से यही समझाया गया हमें पहले से। हम गुजरात में रहते हैं, लेकिन हमें हमारी मम्मी ने पूरी तरह ना गुजराती पढ़ने दिया, बोला कि पता नहीं हम यहाँ ज़रूर सेटल्ड है, लेकिन शादी तुम्हारी राजस्थान ही होगी। सेक्शन डिवोर्स में जो सुप्रीम कोर्ट का हस्बैंड मेरे लेकर आए, उसमें क्लियरली एक और वर्ड लिखा है कि जो भी मैटर फैमिली कोर्ट में मैट्रिमोनियल केस पेंडिंग है वो आपको फिनिश करने, लेकिन जज साहब ने कुछ नहीं किया। मेरी एक ही मैटर 3 साल एक ही जज के अंदर चली, जहां पहले मेरी मैटर 6 महीने में चेंज हो जाती थी। मेरी कोर्ट चेंज हुई, लेकिन कोर्ट नंबर चेंज हुआ, लेकिन जज 3 साल से चेंज नहीं हुआ। इतना मुझे टॉर्चर किया है उस जज ने, इतना टॉर्चर किया है। उनका वकील आके कोर्ट में चिल्लाता था, मैंने लिख के दिया है कोर्ट में राइटिंग में कि वो वायलेंसेस है मेरे पे, लेकिन कोर्ट ने कुछ नहीं देखा। इवन हम कोर्ट में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे, मैंने रिकॉर्डिंग की और राइटिंग में कोर्ट में दिया, हाँ मैंने रिकॉर्डिंग की है, क्योंकि वो लोग इतने स्टेटमेंट बदलते थे, मैनिपुलेट करते थे। कोर्ट में मेरे स्टेटमेंट जो मुझे लिखवाने होते वो अपने शब्द में लिखवाते थे, और वो मैडम लिखती थी, जज मैडम। आप खुद सोचिए कि अगर जज मेरे हस्बैंड के लॉयर के स्टेटमेंट लिखाएंगे तो किस एंगल से आएंगे। मेरा लॉयर हमेशा चुप। मैंने 3 बार लॉयर चेंज किए, 3 बार। सैल्यूट है ऐसे हिंडॉन पावर को या कोटा की पावर को, जो एक लड़की की सच्चे होने पे भी उसको परेशान करके रखा है, तोड़ मरोड़ के रखा है।
लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं भी लड़ूंगी। देखना चाहती हूँ ऐसा कौन सा पावर है जो सब मिलके मेरे पीछे लगा रखा है मुझे तोड़ने के लिए। क्या गलती की है मैंने? शादी की है तो शादी उन लोगों ने भी अपने आशीर्वाद से उस समय करवाई थी। मैंने मेरे हस्बैंड को काफी मना किया था, मुझे शादी नहीं करो अगर तुम्हारे पेरेंट्स खुश नहीं है तो, लेकिन फोर्सफुली शादी की। अब जगह जगह से कोटा, हिंडौन, जयपुर से इन्फ्लुएंसर्स लाते हैं और मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ खुद पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डायरेक्टर सीबीआई लेवल से रिटायरमेंट लिया है। उनको तो पता ही है कि लॉ बिकता है। उनके घर पे आके मजिस्ट्रेट का पूरा नेटवर्क चलता था पैसों से। तो नहीं, वो दूसरों के काम जो गलत होते थे, मैंने खुद ने देखा है कि वो गलत काम में पैसा खिला खिला के गलत जजमेंट लाते थे। क्या करूं इस सरकार का जो सिर्फ कहती है लड़कियों के सुख में उनके फेवर में है, लेकिन मैं सच कहती हूँ एक भी लॉ हमारे फेवर में नहीं है, एक भी सिंगल लॉ हमारे फेवर में नहीं है। लॉ सिर्फ पावरफुल इन्फ्लुएंस एंड उन्हीं के पास है जो पैसा खर्च कर सकता है, या जिनका अभी नहीं। मेरा हाई कोर्ट में कल मैटर है जिसकी लिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया था हाई कोर्ट लीगल एड में। गुजरात हाई कोर्ट में फीमेल्स के लिए रिलैक्सेशन है, वो लीगल एड से अप्लाई कर सकती है। लीगल एड से अप्लाई करते हैं वो लॉयर बिक जाते हैं। जब मैं अपना पर्सनल लॉयर, प्राइवेट लॉयर करती हूँ लोअर कोर्ट में, वो बिक जाते हैं। तो हाई कोर्ट्स के लॉयर जो लीगल एड के, उनको बिकने में क्या लगता है? वो तो मुंह पे बोलते हैं मैडम हमें कुछ पैसा दीजिए तो हम काम करेंगे, विच इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द लीगल एड शेड्यूल्ड बाय गुजरात हाई कोर्ट। मैंने उस लॉयर को चेंज किया, रिक्वेस्ट की वहां पे, तो दूसरी लॉयर आई। दूसरी लॉयर तो मेरा फोन भी नहीं उठाने को तैयार है। अगर मैंने शादी करके गलती की है तो फिर सजा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे मेरी गलतियां भी पता चलना चाहिए। मेरे सास ससुर को जो भी जानते हैं अच्छे से जानते हैं कि उनका नेचर कैसा है। उनका बेटे ने खुद ने कहा है कि ऐसा बाप किसी को नहीं होना चाहिए, वो भी राइटिंग में। शादी करने से पहले मुझे सब कुछ अलग कहा और शादी के बाद बदल गया। हमारे यहाँ पे डाउरी सिस्टम बंद करो यार। डाउरी सिस्टम में मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मेरी जिंदगी खराब हो गई। आप लोग सब, हमारे समाज अग्रवाल कहने के लिए हमें प्राउड होता है, लेकिन आप सोचिए वो लड़कियां जिनके घर में इतनी प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं आती शर्म के कारण कि हमारी फैमिली का रेपुटेशन का क्या होगा। मैं भी बहुत मुश्किल से यहाँ पे आई हूँ, लेकिन अब मुझे न्याय चाहिए और सबसे न्याय चाहिए। मैं मदद मांग रही हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए। जो ऐसे क्रिमिनल्स जो भी पूरा रैकेट चलाते हैं करप्शन का, डाउरी का, उन लोगों के सामने अब मुझे सजा चाहिए।